हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज के लेक्चर में बात करेंगे डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन क्या है, मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रीशिएशन, रीजन फॉर डेप्रीशिएशन, नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, इस सब की बात करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रीशिएशन क्या है इससे। तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और उस बिजनेस के लिए आपने एक मशीन परचेज की। वो मशीन आई 10 लाख रुपीस की, ठीक है। अब आपने ये चेक करना चाहा ये मशीन कब तक चलेगी। ये मशीन चल रही है मान लीजिए 10 ईयर्स तक, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन क्या है, इस मशीन पर कैसे लगेगा ये बताती हूं। ये मशीन परचेज की आज आपने 10 लाख रुपीस की और ये फ्यूचर में 10 ईयर्स तक और चलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मशीन को अगर हम डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो क्या आएगा 1 लाख। इसका मतलब इस मशीन का खर्चा अगर 10 साल में डिवाइड किया जाए तो 1 लाख रुपीस हमें ईच ईयर से चार्ज करना चाहिए। इसी 1 लाख रुपीस को एवरी ईयर क्या कहा जाएगा, डेप्रीसिएशन। और कहां से चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। एक्सपेंडिचर माना जाएगा इसको। और ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना। ये क्या है, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश मीन्स ये जो शॉप है आपकी या बिजनेस है, इसके गल्ले में से कुछ भी नहीं गया, ठीक है। बिजनेस की पॉकेट में से कुछ भी नहीं गया। ये क्या हुआ, इसका मतलब नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये चार्ज तो किया हमने इसे P&L के डेबिट साइड में लिखा तो सही, पर एक्चुअली पैसा बिजनेस में से नहीं गया है। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एवरी ईयर 1 लाख रुपीस को P&L के डेबिट में लिखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में लिख दिया, सेकेंड ईयर में भी हमने 1 लाख रुपीस चार्ज कर लिए, मतलब P&L के डेबिट में लिख दिए 1 लाख, सॉरी। थर्ड ईयर में भी हमने 1 लाख रुपीस P&L के डेबिट में लिख दिए डेप्रीशिएशन बोल के। इसी तरह से हमने 10 ईयर तक, 10th ईयर में क्या होगा, 10th ईयर में भी हमने इससे 1 लाख रुपीस P&L के डेबिट में लिखकर चार्ज कर लिए। और क्या करेंगे, एक तो हमने P&L के डेबिट में लिखा, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा ये होगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड में हम अपनी असेट्स लिखते हैं। तो फिक्स असेट में जहां पर हम इस मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपीस दिखाएंगे, वहीं पर हम एवरी ईयर डेप्रीसिएशन लिखकर 1 लाख रुपीस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। ये इस बार बचा 9 लाख। फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की जब बैलेंस शीट बनेगी, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे। अभी ये जो मेथड बता रही हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अभी आप सिंपली अगर डेप्रीशिएशन समझ रहे हो तो उसको सिंपली वे में इस तरीके से समझ लो। बाकी बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रीशिएशन चार्ज करने के, उनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पर हम मशीन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 लाख। फिर अगेन हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 1 लाख रुपीस का। अब मशीन की वैल्यू क्या बची, अब मशीन की वैल्यू बची 8 लाख रुपीस। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से 10th ईयर में इस मशीन की वैल्यू 0 हो जानी है, ठीक है। मशीन की वैल्यू 10th ईयर में मशीन 1 लाख और इसमें से डेप्रीसिएशन गया 1 लाख का, तो मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन, थोड़ा थ्योरी को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द डेप्रीसिएशन डिनोट्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, बट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इट इज रेफर्ड एज अ डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ असेट। ये बुक वैल्यू क्या है, ये जो हम एवरी ईयर मशीन की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। पहले 10 लाख थी, फिर ये 9 लाख रह गई, फिर 8 लाख रह जाएगी, फिर 7 लाख रह जाएगी। ये जो वैल्यू आ रही है मशीन की डिक्रीज हो के, वो क्या है, बुक वैल्यू। हो सकता है इस मशीन की वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में 9 लाख रुपीस शो हो रही है, हो सकता है इस मशीन की वैल्यू आज बाहर, इसी कंडीशन की मशीन की वैल्यू आज बाहर हो सकता है 7 लाख बची हो, या फिर हो सकता है इसी मशीन की वैल्यू मार्केट वैल्यू 10 लाख हो, ठीक है।
तो कुछ भी हो सकता है, पर यहां पर हमको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, और बुक वैल्यू पर ही डेप्रीसिएशन एवरी ईयर चार्ज करेंगे, ठीक। चलिए और पढ़ लेते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू यूज कर रहे हैं हम क्योंकि मशीन को, एफ्लक्स ऑफ टाइम क्योंकि टाइम पास होता जा रहा है, विद द पासेज ऑफ टाइम मशीन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, या फिर ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या है? मीन्स कोई मशीन टेक्नोलॉजी वाइज पीछे हो गई, अपडेट नहीं है, तो अभी मशीन क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी, राइट। इट इज ट्रीटेड एज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर मानते हैं क्योंकि बिजनेस में से पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन दी हुई है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेप्रिसिएशन की। तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, फर्स्ट है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑल टेंजिबल फिक्स असेट्स। सारी टेंजिबल फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एक्सेट्रा, विद एक्सेप्शन ऑफ फ्री होल्ड लैंड। अब ये फ्री होल्ड लैंड क्या है? फ्री होल्ड लैंड वो लैंड है जिसको बिजनेस ने परचेज किया और ये लैंड हमको, बिजनेस को हमेशा के लिए मिल गई, तो क्या इस लैंड की वैल्यू कम होगी? क्या आप इसका एस्टिमेटेड ईयर निकाल सकते हो? इसका ये चेक कर सकते हो ये लैंड कब तक रहेगी? ये लैंड तो हमेशा तक रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक रहेगी, तो आप इसको कब तक चार्ज करोगे? कितने ईयर तक चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन मानोगे कब तक? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस पर डेप नहीं लगता है, फ्री होल्ड लैंड पर डेप नहीं लगता है, ठीक है। इसी जगह पर लीज्ड कोई लैंड होती, लीज पर कोई लैंड होती, तो लीज तो एक फाइनाइट टाइम के लिए होती है, 10 ईयर की लीज होती है, 20 ईयर की लीज होती है, 30 ईयर्स की लीज होती है, तो वो लीज जो लैंड है उस पर डेप्रिसिएशन लग सकता है, पर फ्री होल्ड लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ द असेट एंड नॉट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर बेस्ड है। मशीन हमने कितने की परचेज की? 10 लाख की। अब हमने ये चेक किया कि ये मशीन 10 ईयर्स तक चलेगी, हम एवरी ईयर 1 लाख रुपीज चार्ज करते चले जा रहे हैं। मैंने भी आपको बताया था, हो सकता है 3rd ईयर में हमने चेक किया कि इस मशीन की वैल्यू मान लीजिए 8 लाख रुपीज आ रही है, पर मार्केट में इसकी वैल्यू 9 लाख है, या फिर 7 लाख है, या हो सकता है 5 लाख है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बुक वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन एवरी ईयर माइनस करते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए, डेप्रिसिएशन रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट को डेप्रिसिएशन कम करता चला जाता है एवरी ईयर, ठीक है, बट नॉट इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उसे तो हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। ये परमानेंट डिक्रीज है फिक्स असेट की वैल्यू में। आपने एक बार डेप्रिसिएशन माइनस करके इस असेट की वैल्यू कम कर दी, उसके बाद आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो। डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो हो गया, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। ये कंटिन्यूअस डिक्रीज है, एवरी ईयर होता रहेगा, ठीक। It takes place gradually unless it becomes obsolete due to technological changes. ये gradually होगा, ईयर बाय ईयर होता जाएगा। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगेगा, ग्रेजुअली लगेगा, जब तक कि ये मशीन बिल्कुल ही ऑब्सोलीट क्यों नहीं हो जाती है। अगर ये मशीन अब किसी काम की ही नहीं है बिजनेस के लिए, ये इस मशीन पर हम कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं, तब तक इस पर ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन लगेगा। पर अगर एकदम से ऑब्सोलीट हो गई तो हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए कहाँ आएगा? P&L के डेबिट में।
वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, चाहे प्रॉफिट हो बिजनेस को या लॉस हो, डेप्रीसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है कॉजेज और रीजंस फॉर ऑफ डेप्रीसिएशन। जरूरत क्या है, क्या रीजन है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से डेप्रीसिएशन लगता है, कोई भी फिक्स एसेट डेप्रीसिएट होती है, क्या रीजन है इसका। तो फर्स्ट है कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, हम मशीन को यूज किए जा रहे हैं, तो क्या वो मशीन कभी उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, हमने कोई लीगल राइट्स पर कोई असेट परचेज की है, फॉर एग्जांपल लीज पर लैंड परचेज की है, तो लीज मान लीजिए 10 ईयर की है, तो 10 ईयर बाद तो ये लीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एवरी ईयर हम 10 ईयर तक डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे उस असेट के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या है, वो मशीन या फिर कोई भी फिक्स असेट है, वो टेक्नोलॉजी वाइज या फैशन वाइज या कुछ भी कह सकते हो आप, उसकी वजह से अपडेट नहीं है और वो मार्केट से आउट हो गई, अब हम उस मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से भी फिक्स असेट आपकी डेप्रीशिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होता है, जो माइंस होती हैं वो धीरे धीरे उनकी उनमें से, क्योंकि मिनरल है मान लीजिए कोई, तो मिनरल उस माइन में से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो डिप्लेशन होने की वजह से भी उस फिक्स असेट की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से फिक्स असेट की वैल्यू कम हो सकती है। नेचुरल कॉजेज, अर्थक्वेक आया या कुछ भी ऐसा हुआ, नेचुरल कॉज हुआ जिसकी वजह से असेट फिक्स असेट की वैल्यू कम हो गई या खत्म हो गई, तो अभी फिक्स असेट डेप्रीशिएट होगी। राइट, चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। कुछ भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, उसको नीड भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो। जरूरत क्या है डेप्रीसिएशन को चार्ज करने की, तो फर्स्ट है टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और लॉस प्रॉपरली। बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसको सही सही असरटेन करने के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो जो मशीन हमने साल भर यूज की, तो वो भी तो एक तरीके से खर्चा ही है ना बिजनेस के लिए, तो उस खर्चे को जो साल भर में फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो गई, उसको हम एज अ एक्सपेंडिचर मानकर अपने P&L के डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, और जब हम उसको एज अ एक्सपेंडिचर मानकर डेप्रीशिएशन को P&L के डेबिट में दिखाएंगे, तभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही सही आएगा। ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये तभी पता पड़ पाएगा जब आपने डेप्रीशिएशन को चार्ज किया है। नेक्स्ट है टू शो असेट्स एट करेक्ट वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। क्या हो अगर आप एवरी ईयर मशीन की वैल्यू 10 लाख ही दिखाते जा रहे हो, बैलेंस शीट में लोग देख रहे हैं आपकी बैलेंस शीट और कह रहे हैं अच्छा इनके पास 10 लाख की मशीन भी है, नेक्स्ट ईयर फिर देख रहे हैं फिर कह रहे हैं 10 लाख की मशीन भी है, पर एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली उस मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं है, हो सकता है उस मशीन की वैल्यू अब 7 बची हो, 6 लाख बची हो, 3 लाख बची हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डेप्रीसिएशन चार्ज करना जरूरी है जिससे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट की वैल्यू ठीक ठीक दिखे। ठीक है, नेक्स्ट है नीडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तब हम डेप्रीसिएशन को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं किया है बिजनेस में, फिक्स एसेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं किया है, तो हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे वो इनकरेक्ट आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। आपने कोई एसेट परचेज की, कोई मशीन परचेज की 10 लाख रुपए की, अब आप एवरी ईयर 1 लाख रुपीज चार्ज करते जा रहे हो, पर क्योंकि वो पैसा बिजनेस में से नहीं निकल रहा है, वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो बिजनेस के पास एट द एंड ऑफ द 10th ईयर 10 लाख रुपीज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, 10 लाख रुपीज इकट्ठे हो जाएंगे, तो बिजनेस क्या करेगा, 10 साल के बाद में उस 10 लाख रुपए से एक नई मशीन परचेज कर सकता है। बात समझ में आई? तो क्या किया, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ही एक्यूमुलेट कर कर एक नई मशीन परचेज की। चलिए नेक्स्ट है अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? टैक्स किस पर कैलकुलेट किया जाता है? आपके प्रॉफिट पर।
जितनी भी आपका प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस का। और जैसे ही हमने P&L के डेबिट में डेप्रीसिएशन को चार्ज किया तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स का बर्डन भी कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमको डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज करना ही होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन की। ठीक है, चलिए आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।